हेलो जैन प्यारे साथियों, मैं जितेंद्र आपका अपने चैनल यूट्यूब ड्रीम अचीवर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिस्ट्री वीडियो का चौथा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट में काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं भारत से ऐतिहासिक स्रोत। हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी के कहाँ से स्रोत किस प्रकार से मिलते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं और इस चैप्टर में। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो चीनी यात्री भारत आए थे उनसे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी का क्या स्रोत मिलता है, और साथ में अरबी जो यात्री आए थे उनसे क्या मिलता है, और कुछ अन्य लेखक के बारे में। आइए फिर हम समय को ना इन्वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि चीनी यात्री आपसे सीधा एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि जैसे ये फाहियान है, हुएनसांग है, ये कहाँ के थे और किस यात्रा पर आए थे या किसके शासनकाल में आए थे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे चीनी यात्री। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल चीनी यात्री के बारे में समझेंगे। पहले नंबर चीनी यात्री 4 हैं, एक फाहियान है, एक संयुगन है और हुएनसांग और इत्सिंग है। ये चारों चीनी यात्री हैं। जैसे देखते हैं, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चीनी यात्री फाहियान यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं याद रखना है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का संस्थापक होता है। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय है। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत कि शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। अर्थात फाहियान ने मध्य प्रदेश के समाज सांस्कृतिक के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने एमपी की जनता को बहुत ज़्यादा खुशी और समृद्ध बताया है। इन्होंने भारत में 14 वर्षों तक रहा है। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा है, और इनके विवरण से मुझे बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में प्रमाण मिलते हैं। और आगे देखते हैं कि जो फाहियान था, फाहियान जब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ से आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और यह कितने वर्षों तक भारत में रहा, तो यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फिर आगे देखते हैं, आगे है संयुगन। इन्होंने 518 ईस्वी में भारत आया और इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित करके ले गया अपने चाइना में। फिर आगे आता हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और इन्होंने 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुएनसांग से बनते हैं। हुएनसांग आया था, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है, वहाँ पर आया था। ज्ञान की प्राप्ति किया और बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा का ज्ञान लिया, और ज्ञान लेकर ये पुनः अपने देश चाइना वापस चला गया। तो देख रहे हैं, यह बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करके ये वापस चला गया। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो इसके सियुकी नामक प्रसिद्ध एक रचना है, उसमें लिखा गया है। इसको प्रसिद्ध रचना सियुकी में और हुएनसांग के भ्रमण वृत्तांत के बारे में लिखा गया है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। अर्थात सियुकी जो कि हुएनसांग के द्वारा लिखी है, और इसमें 138 देशों के भ्रमण के बारे में या उनका विवरण मिलता है। इसने हर्षवर्धन के समकालीन समाज धर्म एवं समाज राजनीति के बारे में वर्णन किया है। किसने, हुएनसांग ने। फिर इसके अनुसार यहाँ पर जो सिंध लिखा गया, यहाँ पर सिंध होगा, देखिएगा, सिंध का राजा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सिंध का राजा शूद्र था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब हुएनसांग भारत आया था, अर्थात हर्षवर्धन के शासनकाल में, उस समय सिंध प्रांत का राजा कौन था? उस समय सिंध प्रांत का राजा शूद्र था। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की
प्रतिमाओं का भी पूजन किया। इस बात को याद रखना, जो चीनी यात्री हुएनसांग गया था, इन्होंने जो गौतम बुद्ध के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध की पूजा कर रहा था और साथ साथ भी उनसे ये भी प्रमाण मिलता है कि हुएनसांग ने सूर्य तथा शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया करता था। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट ही आता है कि जब हुएनसांग भारत आया था उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है उसका कुलपति सचिव कौन थे? तो वहाँ के कुलपति सचिव शीलभद्र थे, आचार्य शीलभद्र थे। आप देख सकते हैं यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कब की बात है? जब इन्होंने भारत आया था, अर्थात हुएनसांग ने। फिर आगे देखते हैं एक चौथा चीनी यात्री जो भारत आया था, वो चौथा चीनी यात्री इत्सिंग था। ये भारत आया था। इसने 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों विद्यालय बिहार में पढ़ते हैं। ये दोनों विद्यालय बिहार राज्य में पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हर्षवर्धन ने की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के संस्थापक पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्व, आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक पाल वंश का शासक धर्मपाल ने किया था। आगे, एवं अपने समय के भारत का वर्णन किया। किसने? अर्थात इत्सिंग ने। भारत में किस प्रकार से राजशाही शासन चल रहे थे, इस प्रकार से इन्होंने अपने समय में जब भारत आया था तो भारत के शासन का वर्णन किया है। फिर आगे देखते हैं, आपको चीनी यात्री एक बार फिर से देख लीजिएगा। चीनी यात्री भारत में आए थे, फाहियान आया था, संयुगन, वेनसांग और इत्सिंग भारत आए थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं अलबरूनी लेखक, कुछ अरबी लेखक जो अरबी लेखक थे, जो अलबरूनी आया था, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया और इन्होंने अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद है, जिसका मतलब है भारत की खोज। जिसका मतलब क्या है? भारत की खोज। अर्थात किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अरबी लेखक अलबरूनी ने की थी। आई होप यहाँ तक आपको याद हो रहा होगा। फिर देखिएगा, यह एक विस्तृत ग्रंथ है। अर्थात कौन? यह तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, यह एक विस्तृत ग्रंथ है। अर्थात इसके ग्रंथ से भारत में हुए मतलब कि आक्रमण के बारे में जानकारी का सोर्स मिलता है। साथ ही भारत पर जो हुए आक्रमण और साथ ही विदेशियों के विवरण से लेकर के और साथ ही भारत में राजशाही शासन के साथ ही इन सभी का विवरण मिलता है। फिर आगे देखते हैं, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। किसने? अलबरूनी ने। अलबरूनी ने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अब देखते हैं एक अगला लेखक, अरबी लेखक आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इसकी पुस्तक रिहला है। इब्न बतूता द्वारा लिखी पुस्तक रिहला है, या जिसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। अर्थात इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत क्या है? रिहला है। अर्थात इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रिहला है। अब रिहला, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जो रिहला नामक पुस्तक है यह किस भाषा में लिखी गई है? सिंपल सी बात है, अगर इब्न बतूता एक अरबी यात्री है तो इन्होंने अरबी भाषा में ही अपनी पुस्तक रिहला को भी लिखा है। फिर देखते हैं, इन्होंने 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने के बाद, यह इब्न बतूता एक बहुत योग्य यात्री था जो भारत में आया था। जब इन्होंने 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा तो यह बहुत विद्वान, अगर कहें तो बहुत ही माइंडेड और विद्वान व्यक्ति था इब्न बतूता। तो इससे प्रभावित होकर के जो वहाँ के दिल्ली के सुल्तान महमूद गजनवी थे, मोहम्मद बिन तुगलक वंश के संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया। दिल्ली का न्यायाधीश किसने नियुक्त किया है? किसको? इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया। फिर आगे देखते हैं,
आपने देखा चीनी लेखक, फिर आपने देखा अरबी लेखक, अब उसके बाद आते हैं कुछ अन्य लेखक जैसे तारानाथ। देख रहे हैं तारानाथ और मार्को पोलो, ये कुछ अन्य लेखक हैं जिसमें तारानाथ बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। माने इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी एक ग्रंथ है तंगयूर एवं कंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें आपको भारतीय इतिहास के बारे में सर्वाधिक ज़्यादा जानकारी के स्रोत मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अन्य लेखक, ये लेखक एक तिब्बती लेखक थे तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक थे। तो यह देख रहे हैं ना, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। यह आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तंगयूर और कंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो डियर, कंगयूर एवं तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना तारानाथ ने की थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात बहुत ज़्यादा जानकारी के स्रोत मिलते हैं। फिर अगला है मार्को पोलो। इन्होंने 1300 ईस्वी में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे, अर्थात इन्होंने भी काफ़ी भारत के बारे में वर्णन किया, लेकिन इनका कोई लिखित पुस्तक और प्रमाण का साक्ष्य नहीं मिला है। तो डियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने केवल भारत के इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, अभी तक हमने उसको आपको बताया है। फिर अभी एक वीडियो और आएगा, उसमें भी आपको यह बताया जाएगा कि जैसे कुछ उत्खनन से प्राप्त होते हैं, तो हम इसके बारे में अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीनी लेखक, अरबी लेखक और कुछ अन्य लेखक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बस वीडियो के अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ, यदि ये क्लास आपको समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को एक अच्छा से अच्छा ज्ञान प्रदर्शित करें। थैंक यू।